नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े अपडेट के साथ। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी शुरू हो गई है। निशाने पर ईरानी हमलावर जहाजें होंगी। सभी देशों के जहाजों पर ये नाकेबंदी अमेरिका लागू करने वाला है और रूस ने इस अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध किया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। तय डेडलाइन के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी की व्यापक नौसैनिक नाकेबंदी प्रभावी हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि नाकेबंदी के करीब आने वाले किसी भी ईरानी जहाज को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से ये नाकेबंदी पाकिस्तान में वीकेंड पर हुई विफल बातचीत के बाद लागू की गई है। ईरान ने नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया है तो रूस ने बयान जारी कर अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध किया है। तो आज से हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। निशाने पर ईरानी हमलावर जहाज होंगे और इससे पहले भी अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान बातचीत के लिए मेज पर नहीं आता या फिर अमेरिका की शर्तें नहीं मानता तो हॉर्मुज में वो अपनी नाकेबंदी शुरू करेगा। और इसी कड़ी में अब हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी शुरू हो चुकी है, जिसका रूस ने कड़ा विरोध किया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जर्मनी दौरे पर पहुंचे हैं। बर्लिन में भारतीय दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री भारत जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्श के लिए बर्लिन पहुंचे हैं। ये महत्वपूर्ण दौरा जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत की सफल यात्रा के बाद हो रहा है। दूतावास ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय आदान प्रदान और मजबूत होते हुए द्विपक्षीय संबंधों का संकेत है। इस परामर्श के दौरान भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों पक्ष रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने, साथ ही आपसी सहयोग के नए अवसर तलाशने पर जोर देंगे। ये बैठक भारत जर्मनी संबंधों को नई दिशा देने और साथ ही दीर्घकालिक सहयोग को और मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। बढ़ते आगे जो है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा में दलितों और श्रमिकों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में अन्याय बढ़ा है और आर्थिक असमानता गहराई है। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और मजदूरों की मांगों पर सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों और युवाओं को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है। इस तरह का हो रहा है, अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले 11 बजे वे आज कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे। दोपहर में बीजेपी और जेडीयू विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के त्यागपत्र देने के साथ ही बिहार में नई सरकार गठन का मार्ग और प्रशस्त हो जाएगा। शाम को एनडीए विधायकों की बैठकें होंगी। इस बैठक में नए सीएम का चयन होगा। 15 अप्रैल को पटना के लोक भवन में नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए जोश भरते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी सीधे संवाद करेंगे। नमो ऐप के जरिए वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड स्तर पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उनमें जोश भरने का काम करेंगे। तो बंगाल में विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी अपने संगठित ढांचे को और धारदार बनाने में जुटी है। पीएम मोदी आज बंगला नववर्ष
पहला बैसाख के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए सीधा संवाद करेंगे। इस मेगा इवेंट का उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और प्रत्येक बूथ पर जीत सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, नमो ऐप के जरिए बंगाल के बूथ, मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे, जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम न केवल विकास का संदेश देंगे बल्कि कार्यकर्ताओं से उनके अनुभव और सुझाव भी साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद देहरादून और मसूरी जाने के लिए यात्रा तेज और आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 13,000 करोड़ रुपए लगे हैं। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। इसे इस तरह बनाया गया है कि जंगलों में रहने वाले जानवरों के आने जाने के रास्ते पर कोई असर ना पड़े। ये कॉरिडोर जंगल के ऊपर बनाया गया है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग भी बनाई गई है। ये सुरंग पहाड़ी इलाके में यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने में मदद करेगी। गुरुग्राम के मानेसर से शुरू हुआ मजदूरों का आंदोलन अब बड़ा और उग्र रूप ले चुका है। सोमवार को यह विरोध प्रदर्शन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर तक फैल गया। इसी कड़ी में सोमवार को नोएडा में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान और साथ ही श्रम कानून के पालन की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन कई जगह हिंसक हो गया। नोएडा के मजदूरों का कहना है कि समान काम करने के बावजूद उन्हें गुरुग्राम के मुकाबले कम वेतन मिल रहा है। कई जगह मजदूरों को 10 से 12,000 तक ही वेतन मिल रहा है, जबकि वे न्यूनतम 20,000 की मांग कर रहे हैं। नोएडा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 300 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीसीटीवी से हो रही आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को सिक्किम का दौरा करेंगे। 50वें स्थापना दिवस समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। 28 अप्रैल को सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है, जहां 28 अप्रैल को सिक्किम में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही नामची में जिला स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो पीएम मोदी 27 अप्रैल की शाम को सिक्किम जाएंगे, राज्यों के 50वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। 28 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे वो वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया जाएगा। नामची जिले में 750 करोड़ की लागत से निर्मित 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा का मामला सामने आया है, जहां बीजेपी उम्मीदवार सोनिया बर्मन की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर तोड़फोड़ की। बीजेपी ने इस घटना के लिए टीएमसी पर आरोप लगाया है। सोनिया बर्मन ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कूच बिहार से आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सावित्री बर्मन के काफिले को निशाना बनाया गया। जानकारी के मुताबिक सावित्री बर्मन जब अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार के लिए निकल रहे थे, तभी उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। भाजपा ने इस हमले का सीधा आरोप राज्य के सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। सावित्री बर्मन ने कहा है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन को देखकर टीएमसी कार्यकर्ता बौखला गए हैं और अब डराने धमकाने की राजनीति पर उतर आए हैं। हमले के दौरान गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए
और काफिले में मौजूद अन्य लोगों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। कूच बिहार हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी हम लोग प्रचार करके माकपाला से प्रचार करके शीतलकुची विधानसभा माकपाला से प्रचार करके हम लोग घर में जा रहा था। उस टाइम सिंघारा लेने के लिए हम लोग इधर पहुंचा। मेरे घर गाड़ी में एक भाई है, वो बोला सिंघारा लेना है मुझे। मेरे ब्रिज के सामने हाजिर हुआ। इधर आने के बाद इधर आधा से घुस गया क्योंकि घूम के क्यों जाएंगे, सीधा रास्ते आने वाला था। थाना का सामने आने के बाद ऐसा हमला हुआ, आप लोग भी सबका सामने हुआ। ऐसा नहीं है ये घटना अचानक ऐसे हो गए। इधर बहुत सारे आदमी था, हमारा अपराध किया था। पार्टी का गाड़ी में हमला हुआ, कौन का गाड़ी में हमला हुआ। और कैसे अचानक, ऐसा तो हम लोग हमला नहीं है, वो जिंदगी प्राण मारने का वो हुमकी था। हुमकी नहीं है। आप लोग लफ्जों में बयां कर सकते हैं, बोलिए कौन दोस्त किया है। हम भारतीय जनता पार्टी का पार्टी है, प्रचार करने के लिए गया, हमारा काम कर रहे हैं। और घटना ऐसे हो थाना के सामने। मेरा नाम गौतम सरकार है, मेरा कुछ भारतीय जनता पार्टी का जिला सदस्य हूँ और सावित्री बनकर है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस हमले के विरोध में नारेबाजी की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आष्टा दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए लाडली बहनों ने कच्चे रास्तों की समस्या उठाई। वहीं आष्टा नगर के नेत्र चिकित्सक अतुल उपाध्याय की मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान जेब कतरों ने जेब काट ली और 11,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर ने इस मामले में आष्टा थाना में शिकायत देकर चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं मंच व्यवस्था को लेकर महिला पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की, भोपाल में शिकायत करने की बात कही है। हमारे आष्टा के अंदर अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दौरा था। अखंड ब्राह्मण समाज के द्वारा उनके स्वागत के लिए एक मंच बनाया गया था। उस मंच पर मैं भी उपस्थित था। अखंड ब्राह्मण समाज के द्वारा 51 किलो का एक हार बनाया गया था। जब मुख्यमंत्री जी हमारे मंच के पास आए तो उस माला को पहनाने के लिए हम लोग सब उनको खड़े हुए भीड़ में, उसी दौरान मेरे पीछे की जेब में 11,000 रुपये रखे थे और जब मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि वो जी हाँ, मेरी जेब से मेरा पर्स गायब हुआ। जब मैंने चेक करा तो पर्स नहीं था वहाँ मेरी जेब में, और हमारे साथीगण के भी 2-3 के पर्स चोरी हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में हम जब मंच पे खड़े हुए थे और जैसे ही मुख्यमंत्री का जो काफिला है मंच के सामने आया, उसी समय भीड़ आई और भीड़ के दौरान हम स्वागत कर रहे थे तो अचानक देखा कि कुछ लोगों ने हम सब में से 2-4 साथियों की जेब से पर्स निकाल ली है। जी, आपने इस संबंध में कोई पुलिस रिपोर्टिंग? हाँ, हमने उसी समय पुलिस प्रशासन थाने जाकर हमारा जो है कितना पेमेंट कराया। बढ़ते अगले बड़े अपडेट की ओर, जहां आज कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा जग विक्रम जहाज पर करीब 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लदा है। यानी देश में जिस तरह से एलपीजी की किल्लत की समस्या हो रही है, उसी बीच एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मार्च में हॉर्मुज पार करने वाला ये 9वां जहाज है। हॉर्मुज में अभी करीब 15 कार्गो जहाज फंसे हुए। तो भारतीय झंडे वाला गैस टैंकर जग विक्रम आज गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। टैंकर जग विक्रम ने 11 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार किया। इस जहाज पर 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लदा है। इस पर 24 नाविक भी सवार है। इस महीने फारस की खाड़ी से एलपीजी लेकर निकलने वाला जग विक्रम 9वां भारतीय जहाज है। 15 भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी फंसे हुए हैं। भारत के लिए काम करने वाले कई विदेशी झंडे वाले जहाज भी वहां फंसे हुए हैं। इन जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार भारत ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए इस पर एक रिपोर्ट।
तमिलनाडु के मदुरै में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में उनकी मौजूदगी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यह दौरा राजनीतिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले तो भगवान मीनाक्षी की दर्शन कर और जिस प्रकार से इस का इतिहास भारतीय इतिहास में अपने आप में सर्वस्थान रखता है और मां का आशीर्वाद मिलने से निश्चित रूप से एक अलग ताकत आती है, ऊर्जा आती है। और मैं तमाम तमिलनाडु वासियों के लिए, अपने पूरे देशवासियों के लिए माँ के असीम कृपा हम लोग पर बनी रहे, सनातन को निश्चित रूप से संजीवनी और ताकत मिलती रहे। हमारे हिंदू देवी देवताओं का स्थान हमारे विचारों में, हमारे आदर्शों में, हमारे कार्यों में दिखता है और हम माँ से यही मांगते हैं मंगल कामना कि तमिलनाडु के समस्त लोगों का और पूरे देशवासियों को घरों में शुभकामना रहे और घरों में खुशहाली रहे। और माँ का इतिहास जितना बड़ा है और इस मंदिर के इतिहास को निश्चित रूप से हम पूरे भारतवासियों को गर्व होता है कि हमारे इतिहास में इस प्रकार के चीज़ें रही हैं जो हमारे अध्यात्म को हमें आगे बढ़ने के लिए संकल्पित करती हैं। नवी मुंबई के रबाली थाना क्षेत्र में 6 अप्रैल 2026 को फायरिंग केस में क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना में संदीप गवस और अमित मौर्य पर फायरिंग हुई थी, जिसमें अमित मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी और टेक्निकल जांच से आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें नेरुल, मालबनी, परेल और साथ ही एरोली से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पुरानी रंजिश और अवैध निर्माण विवाद सामने आया है। साईनाथवाड़ी एरोली जो रबाड़े पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है, वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें 2 विक्टिम्स थे। एक विक्टिम को इसमें गोली लग गई थी। इस संदर्भ में माननीय पुलिस आयुक्त इनके सूचना अनुसार डिटेक्शन के लिए क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की लगभग 5 से 7 टीम्स तैयार की गई। इस टीम ने इस जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें जो टेक्निकल एविडेंस और जो बाकी एविडेंस इंटेलिजेंस के आधार पर 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें जो मुख्य आरोपी, जो 2 आरोपी है, इन्होंने इनका जो वैयक्तिक उनके साथ डिस्प्यूट था कुछ आरटीआई के कारण या और कुछ प्रॉपर्टी के कारण, उस संदर्भ में उन्होंने ये सुपारी दी हुई थी और जो फायरर है उसके ऊपर एमसीओसी का ऑफेंस रजिस्टर्ड है और इतर आरोपी जो है उनके खिलाफ भी 4-5 ऑफेंस रजिस्टर्ड है। मूर्तिजापुर में किसानों ने खरीफ फसल बीमा न मिलने के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी दी। साथ ही किसानों ने उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। किसान संगठन का कहना है कि बीमा राशि जल्द खातों में जमा नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। बढ़ते अगले बड़े अपडेट की ओर, आज से नौसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। नौसेना भवन में 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा और रणनीति पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो नौसेना भवन में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ब्लू वाटर क्षमता और साथ ही युद्धक तैयारियों की क्षमता और उसकी समीक्षा को लेकर इसमें बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। भारतीय नौसेना के टॉप कमांडर की महत्वपूर्ण बैठक आज से नौसेना भवन में शुरू हो रही है। 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस होगा। बैठक में समुद्री सुरक्षा, ऑपरेशनल तैयारियों, साथ ही बदलते भू राजनीतिक हालातों पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, परिचालन तत्परता, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक तालमेल की समीक्षा की जाएगी।
मायावती ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों और सामाजिक न्याय के संदेश को याद किया और उन्हें नमन किया। माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी आज नहीं सदियों से बाबा साहब की मानवर साहब की जयंती पड़ने वाला दिवस मनाती है। लेकिन कुछ दल के लोग जो बाबा साहब के सम्मान में माननीय बहन जी ने जिला बनाया था उसको मिटाने का काम किया। जो माननीय बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया था उसको कह रहे थे मैरीलैंड खोलना चाहिए समाजवादी के लोग जो सत्ता में थे, लेकिन आज वो भी मना रहे हैं। तो उन लोगों का एक नाटक है। बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली असली कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और संविधान को मानने वाली कोई पार्टी है तो बहुजन समाज। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।